ओके, हाय एवरीवन। सो इस सेशन में हम लोग आज थोड़े बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। ओके ये क्वेश्चन बहुत ही आपके बेसिक्स फ्रेम करने के लिए ऐसे लाइक आपको अगर इन केस बोर्ड में अगर भी आते हैं तो आ सकता है 1 मार्क्स के लिए ऐसे, लेकिन ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ओके लेकिन आप प्लीज़ स्किप मत करना, ये आपके कंसेप्ट डेवलप करने में बहुत मदद करेंगे। ओके तो बेसिकली आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे कुछ एक्चुअली फॉर्मूलाज का कुछ चार्ट डाल दिया है। ओके वो तो बहुत ही छोटा है, हम लोग को वैसे ही दिख नहीं रहा है। ओके अरे नहीं यार, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे इसलिए डाला क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप भी ऐसे एक चार्ट बनाओ। ओके ये तो फॉर्मूला में वैसे भी पढ़ाते समय तो यूज़ करते समय भी आपको बता ही दूंगा। ओके और वैसे भी आपको चाहे तो अभी आप जूम करके भी देख सकते हो, मतलब वैसे अभी मत देखना, जैसे मेरे क्लास होता है फिर बाद में देखना। ओके तो आज अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके ऐसा आप चार्ट आप खुद भी बना दीजिए। ओके और आप आपके सामने ऐसे मतलब आपके सामने मतलब जहाँ पे आप स्टडी पढ़ाई वगैरह करते हो वहाँ पे स्टिक कीजिए। ओके ताकि आप जब भी फॉर्मूला रिवाइज करते हो तो आपको इंस्टेंटली दिखेगा। एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो सॉल्व एंड लुक एट द फॉर्मूलास एंड थिंग्स विल गेट इन योर हेड वेरी इजली। ओके दिस आर सम स्ट्रेटजीज ओके हाउ टू इंक्रीज योर मेमोरी और मेमोरी पावर। ओके सो लेट्स स्टार्ट देन। ओके बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बेटा ब्रिंग पेन्स। ओके सो आई फर्स्ट So in first question I have put some basic question. Okay so इस question में आपको ये दिखा है कि okay first question I'll read here. The law of force that governs the force between two electric charges was discovered by dash. Okay तो obviously हम लोग Coulomb's law पढ़ेंगे. I simply put this because that word Coulomb is coming, you know, because of that electric force between charges. तो याद रखो कि दो फोर्स के बीच चार्जेस के बीच में फोर्स होता है वो Coulomb's law होता है। ओके इसका आंसर डायरेक्टली डी है। ओके प्लीज डोंट स्किप द वीडियो बिकॉज दिस अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ओके देन आल्सो द यूनिट ऑफ चार्ज इज ऑब्वियसली कूलम। ओके ये मैं आपको लिए बहुत ही आसान पहले मतलब लाइक जस्ट ब्रश अप, यू नो, लाइक आई हैव गिवन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके the question number 3 says a metal plate is given positive charge, its mass will dash, will it increase, decrease, remain same or depend on the nature of metal. ओके तो आपको वो बोल रहा है कि एक मेटल प्लेट है जिसके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, उसका मास क्या होगा ऐसा पूछ रहे हैं। अब बहुत से बच्चे ये बोलेंगे कि सर इसका मास तो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटल, ये तो मुझे वैसे भी नहीं लगता है। वेरी गुड एंड मोस्ट पीपल दे विल से द मास ऑफ दिस पर्टिकुलर मेटल विल ऑब्वियसली इंक्रीज। ओके बट देयर आंसर इज परफेक्टली रॉन्ग। ओके सो आप बोलोगे सर क्या ये आंसर रॉन्ग है? यस सी माय फ्रेंड। ओके तो लेकिन आप बोलोगे सर एक्चुअली लास्ट क्लास में आपने बोला था कि मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 10⁻27, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻31। यस आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग। सी प्रोटॉन का मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 kg, बिल्कुल सही है। ओके बहुत सही सर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है सर 9.1 × 10⁻31 kg, सर ये भी सही है। तो फिर सर मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो हमें रेशियो 1000 का मिलता है ना। तो आपने बोला था कि प्रोटॉन ऑब्वियसली हमेशा एक लड़का जैसे सोचो, लड़का हैवी होता है, आपने ही बोला था ऐसे, देखो वो भी मैं सही बोल रहा हूँ। ओके नो डाउट। तो फिर यहाँ पे सर प्रोटॉन का मास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन हो गया, तो इसका मतलब आंसर तो इंक्रीज होना चाहिए था ना। नहीं देखो ये जो है ना ये इंडिविजुअल कंपैरिजन है, आप गलती यही करते हो, ये इंडिविजुअल कंपैरिजन है। ओके ये इंडिविजुअल कंपैरिजन है बिटवीन बोथ चार्जेस, कंपैरिजन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। आप समझने की कोशिश करो, ये जो कंपैरिजन है ना वो इंडिविजुअल कंपैरिजन है, मतलब दोनों चार्ज के बीच वाला कंपैरिजन। मतलब एक प्रोटॉन लिया ना आपने और अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उन दोनों के बीच का कंपैरिजन है ये क्वेश्चन वैसे नहीं बोल रहे। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं मेटल प्लेट इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या पता है, आप मिस्टेक यही करते हो, आपको क्या लगता है हाँ इसके ऊपर ये निकाल के पॉजिटिव चार्ज दिया। भाई ऐसे आप चार्ज नहीं दे सकते हो, मैंने आपको बोला है, आपको भी चार्ज डायरेक्टली ऐसे दे नहीं सकते हो, वो पैसे नहीं है। ओके कि भाई हाँ क्या चाहिए, बिस्किट चाहिए, अच्छा ले लो भाई बिस्किट ले लो खाओ। ओके बिस्किट भी नहीं है। ओके सो इट्स अ चार्ज, तो चार्ज आप डायरेक्टली दे नहीं सकते हो। आपका चार्ज का कंसेप्ट क्या है, चार्ज में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव्ड और इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड। ओके सो रिमेंबर दैट ओनली चार्जेस में ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फिर भी ये याद नहीं है, जो मैंने आपको फुल का एग्जांपल दिया था, याद है आपके गर्लफ्रेंड का बर्थडे। ओके बट एनीवेज इफ यू स्टिल डोंट रिमेंबर दैट ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव हो गया लड़की, तो शादी के बाद कौन एक्चुअली घर से बाहर निकलता है, लड़का निकलता है फिर लड़की निकलती है? हमेशा लड़की निकलती है ना। एक्चुअली आई वांटेड टू टेल यू दैट ट्रिक आल्सो इन माय लास्ट क्लास बट आई जस्ट फॉरगॉट इट मे बी। ओके सो हमेशा लड़की तो एक्चुअली शादी के बाद एक्चुअली बाहर निकलती है। लुक एट ब्यूटीफुल एग्जांपल। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स मतलब लड़की हो गई ना, आप सोचने की कोशिश करो, इलेक्ट्रॉन मतलब लड़की हो गई ना, तो शादी के बाद तो ऑब्वियसली लड़की
घर से बाहर जाती है ना, लड़के के घर, मतलब लड़की ही जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ओके। तो आप थोड़े में से आप लोग बोलेंगे नहीं सर घर जमाई भी होता है ना। अरे भाई घर जमाई वो बात की बात, वो उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बट इफ यू सी एनी केस देन ऑलवेज द गर्ल गोस नो। सो रिमेंबर दैट ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, ओके, कैन बी ट्रांसफर्ड। ओके, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल का मैंने आपको बोला वो बिस्किट नहीं, आप निकाल के दे दो, वो चार्ज है। तो ऑब्वियसली पहले आपका ऐसा कुछ सरफेस रहेगा जिसके ऊपर ऐसे चार्ज होगा, ये सुनो, ये आपका बिफोर रबिंग होगा, दिस वाज बिफोर, ओके। तो जब भी आप चार्जेस ट्रांसफर करते हो तो आपका ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल इसके साथ रब किया, ओके, आपने इसके साथ रब किया, ओके। सो आपने इसके साथ रब करने के बाद आपको क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, मतलब यहाँ पे आपका प्लस 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 प्लस, मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज आया। जैसे आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए आफ्टर रबिंग, ओके, यहाँ पे जो थे वो यहाँ पे गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, आप थोड़ा सोचो, ओके, इसका मतलब क्या हो गया। देखो आप ऐसे सोचो कि इसका पहले मास था 1001, जस्ट मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप कंपैरिजन के लिए अच्छा होगा इसलिए। इसका मास 1001 ऐसा सोचो, ओके। ये 2 इलेक्ट्रॉन का मास मतलब 1 kg नहीं कम होगा, मैं आपको सिर्फ जनरल बता रहा हूँ। इसका लेट्स से मास 1001 था, आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए रबिंग करके, तो इसका मतलब इसका 2 इलेक्ट्रॉन का मास कम हुआ ना, तो इसका मतलब लेट्स से इसका हो गया 1000 और जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसका हो गया लेट्स से 1 kg। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, सो मतलब इन शॉर्ट आपका 1001 से 1000 हुआ ना, मतलब आपका मास कम हो गया। रिमेंबर ओनली इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे तभी पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ओके। ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज नहीं बनता है। वैसे ही अगर बॉडी नेगेटिव होती है लेकिन मतलब वो किसी के तो इलेक्ट्रॉन लेती है, ओके। सो रिमेंबर दिस, आंसर इज इट्स मास विल डिक्रीज, ओके। So its answer is mass is decrease. Getting this point? Okay, okay, very good. If you're getting this point, then awesome. You are really listening and you are really studying properly. Okay. Okay, चलो मैंने आपके लिए थोड़े बेसिक से क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए. Okay, अब ये क्वेश्चन अभी आप हम लोग पढ़ेंगे. Okay, so let's start. I'll just wipe this board. मैं थोड़ा बोर्ड वाइप करता हूँ. You can take the screenshot and all. Okay. Otherwise you can like take like 5 minutes. मतलब आप 5 मिनट पीछे जाके देख के इसको पॉज करके भी आप लिख सकते हो, चाहे तो रिवाइंड भी करके देख सकते हो, ओके। ओके, सो दिस इज अ बेसिक, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, राइट। अच्छा, तो ये आपको समझ में इससे तो आ ही गए, ओके। सो लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन, ओके। सो आवर मेन टुडेस कांसेप्ट इज बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज q = n। सो n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आपको पहले ही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और q मतलब चार्ज होता है, e मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। सो इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, ओके। चलो तो फिर क्वेश्चन 1 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ओके। और क्वेश्चन 1 बोलता है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब विद सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। जब एक ग्लास रॉड है आपका, ओके, और एक सिल्क क्लॉथ है, एक ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है, तो वो बोल रहे हैं कि जब एक ग्लास रॉड आपका एक सिल्क क्लॉथ के ऊपर आप जब आप रब करते हो, ओके, ऐसे आप सिल्क क्लॉथ के ऊपर इसके ऊपर रब करिए, बिफोर रबिंग था, ये था बिफोर रबिंग, राइट, बिफोर रबिंग था, ओके। सो हमें तो ऑब्वियसली इसका मैं थोड़ा आपको कंसेप्ट याद करके चाहे तो देता हूँ। जब भी हम लोग रब करते हैं तो हम लोग फ्रिक्शनल वे ऑफ ट्रांसफरिंग चार्जेस आते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी उसको कहते हैं। 3 वेज होता है, एक फ्रिक्शनल वे ऑफ ट्रांसफरिंग चार्जेस, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है कंडक्शन और एक होता है इंडक्शन, ओके। तो जब भी हम लोग 2 सरफेस रब करते हैं तो ऑब्वियसली ग्लास रॉड के केस में मैंने आपको जीपी का एग्जांपल बोला था, याद है? जी मतलब आप गोवा से याद रख सकते हो, पी फॉर पुलिस, ओके। तो मैंने आपको गोवा पुलिस के बारे में बोला था, आप कभी गोवा घूमने आओगे, पुलिस को देखोगे गोवा के, ओके, तो फिर आपको याद रहेगा कि वहाँ पे जी है, और जी का मतलब ग्लास भी होता है और पी का मतलब पॉजिटिव होता है। तो याद रखो कि ड्रॉप करने के बाद ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर वो याद है बहुत बढ़िया, ओके। इसका मतलब आप बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हो, ओके, वेरी गुड। तो इसके मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिखाता हूँ, ओके। तो अभी इसने यही बोला है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब विद सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, दोनों के ऊपर चार्जेस अपीयर हो रहे हैं। देखियो रब करने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव +3 चार्ज हो गया, राइट, इसके ऊपर हो गया +3 चार्ज, इसके ऊपर हो गया -3 चार्ज, ओके। तो ये बात बोल रहे हैं कि अ सिमिलर फिनोमिना, मतलब ऐसी फिनोमिना इज ऑब्जर्व विद मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज, मतलब जब आप रब करते हो ना 2 बॉडीज तब आपके चार्जेस अपीयर होते हैं। तो ऐसी फिनोमिना वो बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे 2 जब आप
चीज़ें रब करते हो तो ऐसे केस में भी ऐसी सेम फिनोमिना अपीयर होते हैं। देखो, अ सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व विद मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये जो है ना, देखो एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करने को बोला है हाउ दिस ऑब्जर्वेशन, ये जो आपने कुछ देखा वो कंसिस्टेंट कैसे है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपने पढ़ा ही है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वैसे आपने ये भी पढ़ा है कि एनर्जी आपकी जब कंजर्व होती है तो इनिशियल एनर्जी आपकी हमेशा फाइनल एनर्जी होती है ना, ये तो अपने लेवल में पढ़ा ही होगा। ओके, इनकेस आपने पढ़ा भी नहीं है तो फिर बाद में हम लोग जब IIT के क्वेश्चंस करेंगे तभी मैं भी आपको दिखाऊंगा। ओके, तो अभी इस केस में वो बोल रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे हो। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है ओके, इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज सेम होना चाहिए ना। इसका मतलब होता है इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज सेम होना चाहिए, राइट, और फाइनल चार्ज आपका सेम होना चाहिए। तो आप बोले यहाँ पे इनिशियल चार्ज आपका कितना था, आप बोलोगे सर यहाँ पे प्लस माइनस कैंसल, यहाँ पे इनिशियल चार्ज था 0, क्या फाइनल चार्ज भी 0 है? +3 -3, यस, फाइनल चार्ज भी 0 है। ओके, तो आप बोलोगे कि यस सर कि फाइनल चार्ज। तो अगर आपने ऐसा किसी भी केस में किया ना तो आपके हमेशा चार्जेस ना इनिशियल जितना था ना उतना ही आपका फाइनल आएगा। देखो, इनिशियल अगर 0 है तो फाइनल भी 0 आ रहा है, देखा। अब आप बोलोगे कि सर हम लोग लेकिन ये आंसर कैसे लिखे? ये तो आपने सही बोला, हम लोग को पता भी चल गया कि इनिशियल जितना था तो इतना ही फाइनल आएगा। देखो, ये +3 -3 मतलब कैंसिल होकर चार्ज फाइनल भी 0 अगर था इनिशियल तो फाइनल भी 0। तो ये लिखे कैसे? देखो, आप ऐसे लिख सकते हो कि जब भी आप रब करते हो तो चार्जेस सब ट्रांसफर होते हैं, यस और नो, वो हमेशा पेयर में ट्रांसफर होते हैं। देखो, मतलब यहाँ पे अगर +3 है तो यहाँ पे -3 ना, सो आई कैन राइट लाइक दिस। ओके, हियर चार्जेस are always transferred such that equal, it will be equal in magnitude but opposite in sign, equal in magnitude, yes or no, but opposite in sign, opposite in sign। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है। ओके, सो जब भी आपके चार्जेस ट्रांसफर होते हैं वो हमेशा इक्वली होते हैं मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, तो वैल्यू में हमेशा इक्वल होंगे लेकिन साइन में ऑपोजिट होंगे। ओके, सो इसका आंसर, पहले का आंसर ये है कि सो दैट्स व्हाई दे आर कंसिस्टेंट योर कंजर्वेशन। ओके, सो देयरफॉर इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज। ओके, ओके, सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन आई विल नॉट डू नाउ बिकॉज यू विल से व्हाई, सो व्हाई नॉट। ओके, बिकॉज दिस कंसेप्ट इज हैविंग दैट k e square, दिस इज e square। आई जस्ट कैंसल दिस थिंग, k e square। ओके, k square अपॉन g me mp इज डायमेंशनलेस। ओके, मतलब ये आपका कूलम्ब्स लॉ के अंडर आता है, तो मैं आपको कूलम्ब्स लॉ के टाइम पे दिखाऊंगा। डोंट वरी, आई विल शो यू। ओके, डोंट वरी। ओके, सो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। ओके, सो नाउ आई विल डू थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, सो इन टुडेस concept we'll do third, fourth and fifth। Okay, so let's, I'll just wipe this thing, let's go to the next question, that is question number 3। Okay, और so question number 3 आप पढ़ो और बोलो कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, बोलो इसका तीसरे का आंसर क्या होगा। ओके, आप बोलोगे सर मैं पढ़ता हूँ, रुको। ओके, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। सी, ये स्टेटमेंट आपको ये बोल रहा है कि ओके, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना वो क्वांटाइज होता है बोल रहा है। अब इसका मतलब उल्टा, ये क्वांटाइज मतलब क्वांटिटी ना, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस कांसेप्ट, इट इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यस और नो। सो वो इनडायरेक्टली वही पूछ रहा है कि क्वांटाइजेशन चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यों? क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटिटी ना, तो ये मैंने आपको बताया था, याद है आपको। तो एक्चुअली 3 केस अगर आपने लिया ऐसा, तो ये मैंने आपको बोला था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या है, Q इक्वल टू एनी का फॉर्मूला आना चाहिए ना। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ऐसी केस है, ओके, तो अगर ऐसी केस है तो मैंने आपको 3 केसेस बताए थे। ओके, तो इसका चार्ज क्या होगा आप बोलो। आप बोलो इसे बहुत ही आसान है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, इसका चार्ज हो गया +2e। इसका चार्ज आप बोलोगे सर प्लस माइनस कैंसिल 0e मतलब 0, और इसका चार्ज हो गया -3e, राइट, यस और नो। मतलब एक्चुअली इसका एक्चुअल आंसर होता है 3 × -e, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, सो -3 बनता है, यस और नो। ओके, तो इसका मतलब होता है क्वांटाइज। तो वो बोलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज। हमेशा जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं ना ये हमेशा क्वांटाइज होते हैं। तो ये क्वांटाइज क्यों होते हैं? क्योंकि आपके चार्जेस हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में आते हैं ना। क्वांटाइजेशन का मतलब आपको पहले ही बोला था मैंने, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, नो, यस नो। वो ई का मल्टीपल होता है वो इंटीजर वैल्यू, यस नो, बिकॉज यू कैन राइट द आंसर एज बिकॉज चार्जेस are always transferred in integer value, always transferred
इन इंटीजर वैल्यू, इन इंटीजर वैल्यू। ओके, क्योंकि आपकी चार्जेस हमेशा इंटीजर वैल्यू में, कभी भी आपकी चार्जेस फ्रैक्शन में नहीं जा सकते, राइट। सो हमेशा वो इंटीग्रल वैल्यू में ही जा सकते हैं। ओके, सेकंड बिट ये पूछ रहा है, बी बिट। ओके, हो गया आपका क्वेश्चन 3 ए का आंसर। बी का आंसर ये पूछ रहा है ये, ओके, कि व्हाई वन कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो है ना, ये हमेशा माइक्रोस्कोपिक के ऊपर होता है। अब आप बोलोगे सर माइक्रोस्कोपिक क्यों? देखो, आपका पहले से एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब वो स्मॉलेस्ट, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एज एटम, यस और नो, मतलब अकॉर्डिंग टू डेल्टन। तो पहले से एटम इतना छोटा होता है, मींस व्हेन यू कट वेरी स्मॉल पार्टिकल इज एटम, उसमें फिर से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और नहीं तो प्रोटॉन, वो तो बहुत छोटे होंगे ना, मतलब आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर ही हम लोग देखते हैं ना, ऐसा नो माइक्रोस्कोपिक लेवल। लेकिन अभी ये बोल रहा है कि व्हाई वन कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ, मतलब ये सेम कंसेप्ट है ना, वो आप इग्नोर कर सकते हो, बोल रहा है, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। अब ये बोल रहा है कि जब आप लार्ज स्केल चार्ज लेते हो, मतलब Q का वैल्यू बहुत लार्ज, ओके, मतलब लार्ज स्केल चार्ज मतलब Q इज वेरी लार्ज, Q इज वेरी लार्ज। तब ये बोलते हैं कि क्वांटाइजेशन आप निगलेक्ट कर सकते हो, मतलब ये जो आप कुछ भी कर रहे हो ना, मतलब 2e 3 ये आप निगलेक्ट कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली कुछ ना कुछ वैल्यू आप लिख सकते हो। तो ये बोल रहे हैं आप क्वांटाइजेशन निगलेक्ट क्यों कर सकते हो, ये आपको एक्सप्लेन करना है। देखो, जब आप लार्ज स्केल के ऊपर बात करते हो ना, दैट इज Q इक्वल टू एन ई। आपको पता है E का वैल्यू होता है फिक्स 1.6 × -19। तो अभी हम ऐसे सोचो कि मैं आपको दो वैल्यू देता हूँ, चलो एक वैल्यू मैं आपको ऐसे देता हूँ कि लेट्स से 10⁻28, चलो 10⁻28, और दूसरा है 10⁻, यहाँ पे भी है 28, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ कि 1.00001 × 10⁻28। ओके, तो दूसरा वैल्यू 1.001 × 10⁻28। तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा चार्ज का, बोलो इसका आंसर का। आप बोलो सर ये तो बहुत आसान है, n मल्टीप्लाई करो E के साथ, यस चलो, तो आपका आंसर बोलेगा 1.6 10⁻9 आएगा ना सर। 28 में से 19 निकालो तो 9 आएगा, यस यू करेक्ट, आई एम नॉट सेइंग। अब इसका आंसर क्या आएगा बोलो, ये इसका आंसर आएगा 1.0000 1 2 3 4 और 1 10⁻28 × E। इसका आंसर सर मुझे लगता है सर, देखो ये तो वही पैसे 1.00001 है ना सर, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली उतना ही आएगा ना सर, 1.6 10⁻9 ओनली अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि आंसर 1.0001 है ना, बहुत बड़ा नंबर है फ्रैक्शन में। तो वैसे भी 1.00016 ऐसा कुछ आएगा, लेकिन उसका अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ किया तो 1.6 ही आएगा। हाँ, लेकिन आप सोचो क्या ये n और ये n सेम है? नहीं है। आप बोले नहीं सर ये सेम है, 1.0001 है ना, ऑलमोस्ट सेम है। नहीं, ये है ना, ये आप अगर देखोगे तो इसका आंसर ऐसा है, इसका इंटू 10⁻28 है ना, तो आप 28 मल्टीप्लाई, मतलब टोटल आप ऐसे यहाँ से 28 डेसिमल में निकालो, 1 2 3 4 और 1 5 6 ऐसा, ये आप और देखो ये पहले से 28 था ना, 27 26 28 27 26 25 24, तो इंटू 10⁻24 हो गया ना, सो मतलब इंटू 10⁻23 जीरोस और आएगा यहाँ पे। ओके, 3 4 5 6 7 बेटा 23 4 5 6 7 8, यस ओके। तो आप बोलोगे क्या ये नंबर और ये नंबर 1 × 10⁻28 सेम है? तो आप बोलोगे सर हाँ ना, ऐसे ही दिखता है ना, देखो 1 0 0 0 0 0 0 ऐसा 28 जीरोस। हाँ सर यहाँ से 23 बोला ना आपने, और ये 5, अरे भाई ये सेम नहीं है नंबर, आपको दिखता है वो सेम है क्योंकि आपको वैल्यू सेम आता है, लेकिन वो सेम नहीं है। आप बोलोगे सर क्यों नहीं है सेम वो नंबर? अरे देखो ये 1.00100 ऐसा 23, 10⁻7 मतलब 1 करोड़ होता है, 10⁻8 मतलब 10 करोड़ होते हैं, 10⁻9 मतलब 100 करोड़, तो ऐसा 100 ऐसा 10⁻23। तो आपने इतना बड़ा n का नंबर इस कंसेप्ट में निगलेक्ट कर दिया। देखो आपका आंसर फिर भी 1.6 ही आ रहा है, इसका आंसर भी 1.6 ही आ रहा है, तो आपने 1 × 10⁻23 मतलब 1 × 10⁻23 यू से इतना बड़ा n का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेट्स से लाइक दिस 1 2 3 4 लाइक दिस 10⁻23 प्रोटॉन्स ऐसे आपने निगलेक्ट कर दिए, इसका मतलब। तो आप बोलेंगे हाँ सर लेकिन आंसर तो सेम ही आ रहा है ना। हाँ यही वो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आप जब मैक्रोस्कोपिक मतलब इतना लार्ज चार्ज के बारे में बात करते हो ना, तो ऐसे छोटे छोटे जो एक्चुअली आपके वैल्यू है, जिसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, वो आप निगलेक्ट कर सकते हो। समझ में आया क्यों? क्योंकि जब आप इतना लार्ज चार्ज लेते हो ना, तो आपका ओवरऑल चार्ज हमेशा ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? सो हियर सिंस वैल्यू ऑफ Q
remains almost same, hence quantization over microscopy can be neglected, or quantization in macroscopy will write, in macroscopy can, macro मतलब large, okay, can be neglected. Understood this point? So हम लोग neglect कर सकते हैं क्योंकि although it's a very big number but in front of this multiplication its value will almost be the same answer. Understood this point? Okay, so याद रखो कि ये आपको आंसर क्वेश्चन नंबर 3b का आंसर था. Okay, so that is the question number 3a and that is the question number 3b. Okay, so now let's go to the question number 4 now. Okay, so question, I hope people are understanding this. बहुत ही आसान ये कंसेप्ट. Okay, लेकिन ये कंसेप्ट आपको बहुत ही आपके इन डेप्थ कंसेप्ट आपके बहुत बढ़िया बनाते हैं. Okay, let's go to the next concept now. Okay, so let's go to the concept number, question number 4, right? Yes. Okay, question number 4 पढ़ो चलो. Okay, question 4 क्या बोल रहा है बोलो. Question 4 बोल रहा है if 10⁹ electrons move out of a body to another body every second. वो question 4 बोल रहा है 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में मूव आउट हो रहे हैं. मतलब एक ऐसी बॉडी आप अज्यूम करो. तो आप बोलोगे ओके ठीक है सर, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है ना आपके 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं. मतलब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है आपके n वैल्यू इतना आपका मूव हो रहा है. देखो 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं आउट. ओके, तो वो आपको पूछ रहे हैं कि या हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम. तो वो बोल रहा है कि इसके ऊपर आपका 1 कूलम चार्ज होने के लिए, इसके ऊपर ये टोटल चार्ज ऐसा 1 कूलम होने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा. ओके, तो आप एक काम करो, देखो ये बहुत ही आसान आंसर है. आप क्या करो पता है, पहले 10⁹ जब आप ट्रांसफर करते हो ना इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना चार्ज होता है वो देखो बहुत सिंपल है. कितना चार्ज होता है 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव करने में. तो इतना चार्ज अगर 1 सेकेंड में होता है, देखो 10⁹ मतलब n हो गया, इसका यूनिट है ना. 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है वो, मतलब चार्ज कितना हो रहा है. चार्ज हो रहा है 1.6 10⁻10 कूलम. समझ में आ रहा है? तो एक सेकेंड में ये इतना चार्ज हो रहा है. तो कितने सेकेंड मतलब कितने टाइम में ये इतना होगा 1 कूलम. बोलो कितने टाइम. तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है ना, अब तो ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई. यस, इन योर परफेक्ट क्लियर. ओके, नाउ स्टिल सम पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड दिस, सो आई जस्ट टेल यू वन एग्जांपल. सी, अगर आपके पास एक पानी है जो आपका एक टैंक फिल कर रहा है. ओके, लेट्स से 1 मिनट में ये 1 लीटर भरता है. तो कितने मिनट्स में, कितना टाइम में 10 लीटर भरेगा. तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है. 1 मिनट में अगर 1 लीटर भरता है तो 10 मिनट में तो 10 लीटर भरना चाहिए. हाँ, तो आपने कैसे किया, तो आपने पहले ऐसे सोचा कि 1 मिनट में 1 लीटर भरता है तो 10 ऐसे लीटर है, तो मतलब आपने प्रोपोर्शनलिटी यूज की ना. तो ये भी प्रोपोर्शनलिटी है. देखो 10⁹ जब चार्जेस चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज कितना बनता है वो देखो. तो ये चार्ज बन गया 1 सेकेंड में. तो ऐसा 1 कूलम कितने टाइम में बनेगा. तो वेरी सिंपल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो. समझ में आ रहा है? सो ये 1 × 1 अपॉन 1.6 10⁻10. तो ये आपका आंसर आएगा 10⁻10, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. 10⁻10 मतलब 10 × 1.10⁹. तो आपका बनेगा 1.6. तो आपका ये बनेगा 16 के 96 वाले. ओके, 1632. हाँ, इतना आपका टाइम हो गया. समझ में आ रहा है? तो एक जब आप इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हो तो चार्ज कितना होता है वो देखो पहले. ओके, डोंट मेक दैट मिस्टेक. सो इतने जब ट्रांसफर करते हो चार्ज इतना बन गया, तो 1 कूलम ट्रांसफर में कितना होगा. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 4. ओके, getting this point. Okay, so in between if you want you can definitely pause the video and take some time. Okay, if you feel like okay this is continuously too much. Okay, or just write this question's answer up. Because I can see that if you like continuously listen, then you might not feel that interesting. And before I solve the question, you always pause the video and try yourself. Okay, because they are very simple questions, so I think they are directly solvable. Okay, so let's go to the last question. A polythene piece is rubbed with a wool and is found to have a negative charge of 3 × 10⁻⁷. ओके, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ. I'll just rub this thing. ओके, ये रब किया मैंने. ओके, the question is, okay, I'll just rub this part also. Okay, you will try the question till then. Okay.
Okay, fine. Okay, so I'll just explain you this concept. Okay, a polythene piece is rough with wool. Okay, एक polythene piece है ऐसा, एक ऐसा polythene piece है, ये फिफ्थ वन एक आंसर. एक polythene piece है ऐसा जिसको जो पहले से आज न्यूट्रल होगा. ओके, यू मस्ट ऑलवेज कंसीडर न्यूट्रल बॉडीज. इसको रब किया उसने किसके साथ? वूल के साथ. ओके, तो वूल का हम लोग ये ऐसा चार्ज लेंगे, ऐसे इज वूल. ओके, सो पॉलीथीन पीस इज रब विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज. जब इसने रब किया ना, तो आफ्टर रबिंग, तो मैं यहाँ पे दिखता हूँ, आफ्टर रबिंग इसके ऊपर जो चार्ज आया ना पॉलीथीन के ऊपर, वो नेगेटिव है. देखो उसने बोला क्या है, देखो अ पॉलीथीन पीस रब विद वूल, देखो पॉलीथीन पीस इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷. देखो इसको नहीं तो हाइड करो, फिर आपको समझ में आएगा. अ पॉलीथीन पीस इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷. सो जिसके ऊपर रब करने के बाद फुल के ऊपर, मतलब इन शॉर्ट इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहे. पॉलीथीन जो है ना, ये इसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज है. आप समझ रहे हो? तो ये पॉलीथीन के ऊपर, इसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज बन गया. ये पॉलीथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे तो प्लस आएगा. अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो वो बोल रहा है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना है, इसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है. तो नेगेटिव चार्ज मतलब माइनस साइन डालना. ओके, सो इसका आंसर 3 × 10⁻⁷. अब आप बोलोगे सर ये मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पता कैसे चलेगा कब नेगेटिव डालना है, कब साइन पॉजिटिव डालना है. देखो एक याद रखो, नेगेटिव चार्ज होता है ना तब नेगेटिव साइन डालते हैं. आप बोलोगे सर लेकिन ये तो आपने बताया नहीं. देखो ये तो जब बिगनिंग है ना, आगे जाके आपको समझ में आएगा ऑटोमेटिकली. जब आप नेगेटिव चार्ज देखोगे ना, आप ऑटोमेटिक साइन नेगेटिव डालोगे. कितने बहुत सारे कंसेप्ट नेगेटिव चार्ज करके आएंगे. सो डोंट वरी. ओके, दिस फुल चैप्टर ओनली ऑन चार्जेस. ओके, यस सर. सो इसका आएगा आंसर Q = NE. तो इसका आप पूछ रहे हैं कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ये आपको नंबर फाइंड करना, मतलब n फाइंड करना है. तो मैंने आपको बोला जब हम इलेक्ट्रॉन का केस लेते थे, याद है, तो हम लोग -1.6 लेते थे. और वैसे भी आप सोचो n कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है ना. वो तो बहुत ही आसान, मतलब नंबर कैसे नेगेटिव हो सकते हैं भाई जो आप ट्रांसफर कर रहे हो. ओके, तो इसका मतलब ऐसे हो गया 3/1.6 10⁻12 होगा. तो ये 1.8 हो गया 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स. अंडरस्टूड? सो इतने सारे इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे. ओके, सो अब सेकंड क्वेश्चन है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन. वूल से पॉलीथीन में मास ट्रांसफर, हाँ ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था ना, थर्ड क्वेश्चन. तो ट्रांसफर तो मास होगा ही होगा ना, इसमें तो सोचने वाली चीज भी नहीं है. ओके, तो ट्रांसफर तो मास होना ही चाहिए कि जब आपका कुछ तो पार्ट हो गया ट्रांसफर, तो उसका मतलब उसके साथ मास भी उसका आया ना. तो आंसर इज यस. सो बी आंसर इज यस. सो मास इज ट्रांसफर्ड. और कितना ट्रांसफर होगा? ओके, तो जो मास ट्रांसफर होगा वो होगा, ओके, सो इज इक्वल टू n × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. देखो n मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उतने, और हर एक का होता है मास. देखो ऐसे आप सोचो, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻31, राइट. ऐसा नो, तो ऐसे n मतलब ये 1.8 10⁻12 से कितना मास होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, समझ में आ रहा है? से हो गया एक इलेक्ट्रॉन का मास. ओके, सो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो x होगा 9.1 × 1.8 × 10⁻31 + 12. डायरेक्टली आ रहेगा. ओके, क्योंकि डायरेक्ट कंसेप्ट है ना. ओके, कितना है आंसर? 7 16.2 अप्रॉक्सीमेटली आएगा, राइट. 10⁻19 kg. सो इतना आपका मास ट्रांसफर हो गया. गेटिंग दिस पॉइंट? बहुत सिंपल है. ओके, आसान क्वेश्चन है. जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तभी तो ये नेगेटिव होगा ना. हमेशा लोगों को दुल्हन हमेशा शादी के बाद दूसरे के घर, मतलब दूल्हे के घर जाएगी. ओके, तो यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज मतलब तो दुल्हन हो गई ना, हमेशा मैंने आपको बोला है. तो आपके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है. ओके, अभी याद रखो. ओके, गेटिंग दिस पॉइंट? डन? Finished? Okay, so with this, don't worry, I'm going to do the second question during the concept of electric force. So I'll just upload the electric force videos first and then I'll do the second question. Okay, done? So okay, so with this we'll wind up then today's session. Okay, this was a very basic session. So याद रखो कि चार्ज होता है वो क्यों होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं वो एक्चुअली नंबर ऑफ, मतलब अगर प्रोटॉन्स है तो प्रोटॉन्स, और अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके मोमेंट n कहते हैं. और e का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻90. हमेशा इनिशियल चार्ज होता है उतना ही फाइनल होगा. ओके, चार्जेस ऑलवेज कंजर्व्ड, इनिशियल इक्वल टू फाइनल एंड क्वांटाइज. ओके, इन माइक्रोस्कोपिक लेवल इट इज Q = NE. ओके, वेरी सिंपल. डन? ओके, फाइन, फिनिश. ओके, सो विद दिस विल वाइंड अप दिस क्लास देन. ओके, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ओके, या, ओके, फाइन, थैंक यू.